Hello friends, good morning. Welcome back to my class again. And today we will be discussing about the expression, the remaining part in continuation with my previous lecture. हमने आपको पिछले लेक्चर में ये डिस्कशन कर लिया था कि जो नेफ्रॉन का पहला पार्ट होता है कंपोनेंट, जिसको कि हम माल्पीजियन कार्पसल कहते हैं, इसमें हमने आपको बताया था कि माल्पीजियन कार्पसल दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। इनमें से एक कौन सा था? दैट वाज ग्लोमेरुलस। दूसरा कौन सा था? ग्लोमेरुलस के अतिरिक्त जो दूसरा सेगमेंट था वो था बोमेन्स कैप्सूल। इन दोनों से मिलकर के माल्पीजियन कार्पसल बन रहा था। नेफ्रॉन के दो बेसिक पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। इनमें से पहला पार्ट माल्पीजियन कार्पसल, जिनके दो कंपोनेंट हैं, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल। और जबकि इसका जो नेफ्रॉन का दूसरा सेगमेंट है, इनको हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। कल हम लोगों ने ग्लोमेरुलस के बारे में पूरा डिटेल डिस्कस किया था कि ये जो ग्लोमेरुलस दरअसल में एक इंडिविजुअल नेफ्रॉन की ब्लड सप्लाई होती है। एक नेफ्रॉन में ब्लड की सप्लाई को हमने कल देखा था और ये बताया था कि इंडिविजुअल नेफ्रॉन में ब्लड को सप्लाई करने वाली जो वेसल होती है उसको हम एफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं। एफरेंट आर्टेरियोल नेफ्रॉन को ब्लड लेके आता है, फिर कैपिलरीज में ब्रेक कर जाता है। कैपिलरीज का ये जो टफ्ट होता है, दैट इज लॉज्ड इन बोमेन कैप्सूल, इज नोन एज ग्लोमेरुलस। फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस हियर एंड आफ्टर फिल्ट्रेशन इज ओवर, द रिमेनिंग फिल्टर्ड ब्लड इज ड्रेन्ड आउट फ्रॉम हियर थ्रू अनदर वेसल, दैट इज एफरेंट आर्टेरियोल। तो दो हैं, एक एफरेंट आर्टेरियोल है, स्पेलिंग ए से होगा, दूसरा इफरेंट आर्टेरियोल, स्पेलिंग ई से होगा। हमने आपको ये भी बताया था कि जो एफरेंट आर्टेरियोल है, इसका जो इंटरनल डायमीटर होता है ये कितना होता है? ये ज्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में? इफरेंट आर्टेरियोल के कंपैरिजन में एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर ज्यादा होता है। इसका बेनिफिट क्या है हम यूरिन फॉर्मेशन के समय इसको डिस्कस करेंगे। कल हमने आपको ये भी बताया था कि हार्ट से जो एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेकर निकलता है बाहर, ये आगे चलकर आर्टरीज में ब्रेक करता है। आर्टरीज इंडिविजुअल ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई करती हैं। और हमने आपको बताया था कि इंडिविजुअल आर्टरी जो कि किडनी को ब्लड सप्लाई कर रही है उसका नाम रीनल आर्टरी था। फिर बताया था कि रीनल आर्टरी सेगमेंट्स में ब्रेक करती है, ब्रांचेज में ब्रेक करती है और इनको आर्टेरियोल कहा जाता है। आर्टेरियोल, इनमें से इंडिविजुअल आर्टेरियोल जो एक नेफ्रॉन को सप्लाई कर रही है वो एफरेंट आर्टेरियोल थी। यहां तक का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था। फिर हमने आपको बताया था कि कैपिलरी की जो इनर वॉल होती है, केवल एक ही वॉल होती है उसमें, ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका मीडिया दोनों गायब हो जाते हैं और इनर मोस्ट लेयर ट्यूनिका इंटरना बचती है। इसलिए ताकि वॉल की थिकनेस कम हो और ब्लड का फिल्ट्रेशन आसानी से हो सके। आज हम डिस्कशन करने चल रहे हैं बोमेन्स कैप्सूल के बारे में। लेट्स सी बोमेन्स कैप्सूल। हमने आपको बताया था कि इसके तीन कंपोनेंट होते हैं। इनर वॉल, इट इज आल्सो नोन एज विसरल लेयर, विसरल लेयर इन कॉन्टैक्ट विथ the blood capillary of glomerulus। और इसका जो दूसरा लेयर है जिसको हम आउटर वॉल बोल रहे हैं, दिस वन द आउटर वॉल, इट इज आल्सो नोन एज पेराइटल लेयर, parietal layer, and the third one, that is the space between these two layers, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है that is known as lumen, या हम इसी को कैप्सूल कहते हैं। इस तरह से बोमेन्स कैप्सूल के तीन कंपोनेंट हैं। एक सिंपल डायग्राम से अगर हम इसको देखें तो यहां पर this layer, this one is the inner layer and this layer is outer layer
एंड दिस वन इज द ल्यूमेन। अब अगर हम ये देखें कि ये जो इनर लेयर है इट इज मेड अप ऑफ स्पेसिफिक सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स यहां पर होती है। हालांकि बोवेन कैप्सूल की सारी जो वॉल है यहां पर, ये कंप्लीट वॉल ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बनी होती है। सिंपल स्क्वामस, अगर आपको मालूम हो तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम वहीं पाया जाता है जहां पर दो काम होते हैं, एक फिल्ट्रेशन और दूसरा डिफ्यूजन। तो इस प्रकार से सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम इस पूरी लाइनिंग में है। बोवेन कैप्सूल की सारी दीवार इसी से बनी है, लेकिन जो इसका इनर वॉल है इट इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। दिस वन इट इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड स्पेशलाइज्ड सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है। बस इस चीज को, इसकी हिस्टोलॉजी में यही सारी चीजें हमें देखनी थी कि स्पेशलाइज्ड सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का मतलब क्या होता है। सिंपल स्क्वामस तो ये सारी है, लेकिन फिर ये लेयर इतना स्पेशलाइज्ड क्यों है? तो जाहिर सी बात है कि इसका स्पेशलाइज्ड वर्क, इट हैज स्पेशल वर्क टू परफॉर्म, इसीलिए यहां पर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम तो है लेकिन सेल्स स्पेशलाइज्ड है। वो जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं उनका नाम क्या है? द स्पेशलाइज्ड सेल्स हियर, ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स, इनको हम पोडोसाइट्स बोलते हैं। दीज आर द पोडोसाइट्स। पोडो स्टैंड्स फॉर द फूड लाइक प्रोसेस, फूड लाइक प्रोसेस, फूड लाइक प्रोसेस। ऐसी सेल्स जिनमें की फूड लाइक प्रोसेस होता है, मींस की ये जो फ्लैट सेल्स तो हैं परंतु इनमें स्पेसिफिक ये फूड लाइक प्रोसेस डेवलप होते हैं। तो दिस सेल इज नोन एज पोडोसाइट। और ये जो फूड लाइक प्रोसेस होते हैं हम इनको नाम देते हैं पेडिसेल। फूड लाइक प्रोसेस इन सेल, पेडिसेल, दिस वाज द सेल न्यूक्लियस। तो इस तरह से ये सेल आपकी जो है ये पोडोसाइट है। यही सेल यहां इस लेयर में पाई जाती है। कौन सी सेल? पोडोसाइट सेल, फ्लैट सेल। सिंपल स्क्वामस में कौन सी सेल होती है? फ्लैट सेल्स होती है, चपटी कोशिकाएं होती हैं, स्केल लाइक सेल्स होती हैं। लेकिन उनमें भी ऐसी सेल्स जो फ्लैट तो हैं परंतु इनमें ये फूड लाइक प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं, इसलिए ऐसी सेल को हम पेडिसेल कहते हैं। तो ये पेडिसेल, इनको स्पेसिफिकली पेडिसेल हैविंग सेल्स आर नोन एज पोडोसाइट्स। और इन्हीं पोडोसाइट्स को हम यहां पर पाते हैं कि पूरी लेयर इन्हीं से बनी होती है। अब इसका एक डिटेल स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि हमारे बोमन कैप्सूल की ये जो इनर लेयर है इसका ब्लड कैपिलरी के साथ किस प्रकार का संबंध है, यही चीज हम अपने अगले डायग्राम में देखने चल रहे हैं। तो आइए और डिस्कस करते हैं, जानते हैं कि ये जो पोडोसाइट्स हैं ये क्या होते हैं और कैसे इनर लेयर बनाती हैं बोमन कैप्सूल। इसको आप सपोज करिए कि हमारी ये ब्लड कैपिलरी है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ब्लड कैपिलरी है इसकी भी दीवार किससे बनी होती है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई ये हमारी ब्लड कैपिलरी होती है। ये कौन सी ब्लड कैपिलरी है? इट इज द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस की ये कैपिलरी है। यहां पर अगर हम देखें तो ये ग्लोमेरुलस की कैपिलरी है। अब अगर हम देखें तो इसको घेरने वाली ये हमारी जो सेल्स हैं ये फूड लाइक प्रोसेस इन सेल्स में है।
These are the podocytes having the foot-like process here. These are the foot-like process. इस तरह से ये फूड लाइक प्रोसेस है और ये बोमेन कैप्सूल की आउटर वॉल है दिस वन। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये ब्लड कैपिलरी है, दिस वन इज द ब्लड कैपिलरी, दिस वन द इनर लेयर, इनर वॉल किससे बनी हुई है? स्पेशलाइज्ड सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई है और आउटर वॉल जो है यहां पर सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया पाया जाता है। रेस्ट स्ट्रक्चर है। तो नाउ this one is the inner wall and this one the outer wall and this one is the lumen of Bowman's capsule. lumen इस प्रकार से ये Bowman capsule का स्ट्रक्चर है और आप देख रहे हैं कि ब्लड कैपिलरी के साथ इसका संबंध है। अब यहां पर अगर हम देखें क्योंकि दोनों एपिथेलिया हैं इनके बीच में एक कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ये कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इनके बीच में, क्योंकि एपिथेलिया बिना बेसमेंट मेम्ब्रेन के नहीं होता। लेकिन ध्यान है कि यहाँ पर दो प्रकार का एपिथेलिया आप देख रहे हैं, एक तो खून की नली वाला एपिथेलिया एंडोथेलियम जो ये वाली लाइनिंग है, और दूसरा ये आप देख रहे हैं इनर वॉल जो कि बोमेन्स कैप्सूल का है। तो इन दोनों एपिथेलिया के बीच में ये जो है कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है। क्या नाम है इसका? इट इज नोन एज द कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन। कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन क्यों पाया जा रहा है यहाँ पर ये कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन? क्योंकि आपको पता है कि एपिथेलिया बिना बेसमेंट मेम्ब्रेन के होता ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों का अलग अलग अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता तो ये लेयर काफी मोटी हो जाएगी, फिर ब्लड का फिल्ट्रेशन आसान नहीं रहेगा, इसलिए होता है। दूसरी चीज यहाँ पर आपको जानना है कि जो ब्लड कैपिलरीज होती है इनमें छोटे छोटे पोर होते हैं जिनको हम नाम देते हैं फेनेस्ट्रा, इसलिए ऐसी ब्लड कैपिलरी को हम फेनेस्ट्रेटेड एपिथेलियम बोलते हैं। फेनेस्ट्रा का मतलब इनमें तमाम छोटे छोटे छेद होते हैं, दीज आर द पोर्स। और इन पोर्स को हम नाम देते हैं फेनेस्ट्रा। फेनेस्ट्रा आर द पोर्स इन ब्लड कैपिलरी वॉल। ब्लड कैपिलरी वॉल। तो इस तरीके से ब्लड कैपिलरी की दीवार में ये जो छोटे छोटे छेद हैं इनका आकार बहुत छोटा होता है, फाइन, बहुत ही अल्ट्रा साइज के होते हैं ये। इन्हीं से होकर के ब्लड फिल्टर होकर बाहर आता है। अब दूसरा जो स्ट्रक्चर आपको यहां देखना है वो ये है कि ये जो फेनेस्ट्रा बन रहे हैं इन फेनेस्ट्रा से ब्लड फिल्टर करके इन्हीं दरारों से होकर के यहां पर स्लिट्स बन रही है। ये जो आप देख रहे हैं सेल के बीच में जो गैप है यहां पर दरार बन रही है। तो इस प्रकार से ब्लड यहां से निकलकर इन्हीं दरारों से होकर बाहर आता है। ऐसे ये दरारें इनको हम फिल्ट्रेशन स्लिट्स कहते हैं। ये स्लिट्स क्यों बन रही हैं? ये फिल्ट्रेशन स्लिट्स इसलिए बन रही हैं क्योंकि फूड लाइक प्रोसेस ने इनके अंदर पोर किया है और बीच में गैप क्रिएट किया है। तो ये जो गैप यहां पर बन रहा है दोनों के बीच में इसी को हम फिल्ट्रेशन स्लिट कहते हैं। देखो, यानी कहने का मतलब कि बीच बीच में ये जो दरार यहां पर है ब्लड इसी रास्ते फिल्टर होकर बाहर आ रहा है। तो हम इन दरारों को क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे फिल्ट्रेशन स्लिट। फिल्ट्रेशन स्लिट्स।
अब पूरा स्ट्रक्चर अगर आप देखें कि बोमेन कैप्सूल की जो इनर वॉल है ये स्पेशलाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम है जो कि पोडोसाइट्स से मिलकर बना है। विशेष प्रकार की कोशिकाएं यहां पर होती हैं जिनको हम पोडोसाइट्स कहते हैं। ध्यान रहे कि ये जो पोडोसाइट्स होती हैं इनमें फूट लाइक प्रोसेस होते हैं जो कैपिलरी के अंदर तक पेनिट्रेट करते हैं। इस पेनिट्रेशन से यहां पर एक दरार नुमा स्ट्रक्चर बनता है और ऐसी दरार से होकर ब्लड फिल्टर होकर के रिस कर कहां पे आता है, वो यहां कलेक्ट होता है। तो इस प्रकार से ब्लड फिल्टर होकर के कहां आकर कलेक्ट होगा, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर कलेक्ट होता है। तो इस तरीके से यहां पर अगर हम देखें तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसी को हम फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहेंगे, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। और इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में क्या क्या चीजें होती हैं, तो एक तो ब्लड कैपिलरी एंडोथेलियम होता है, ब्लड कैपिलरी एंडोथेलियम, दूसरा इसमें बोमेन्स कैप्सूल की वाल है इनर वाल ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, और तीसरा जो यहां पर बन रहा है वो कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस तरह से इस पूरे रिलेशनशिप में एक क्वेश्चन आपका जो है ये बन रहा है और वो ये है कि जो बोमेन कैप्सूल की जो इनर वॉल है, ये ब्लड कैपिलरी और ये जो कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन इनके बीच में बन रहा है, इससे मिलकर के जो लेयर यहां बन रही है उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। काम क्या होने जा रहा है यहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से होने जा रहा है। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये पूछेंगे कि ये जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है इसमें कितने लेयर पाए जाते हैं। ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ट्राई लेवलर स्ट्रक्चर, अर्थात इसमें 3 लेयर होती है। 3 लेयर में से पहली ब्लड कैपिलरी एंडोथेलियम स्वयं है, दूसरी इनर वॉल ऑफ बोमेन कैप्सूल, और फिर इनके दोनों के बीच में कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो इसकी थिकनेस बहुत कम होती है, इस वजह से यहां से फिल्ट्रेशन ब्लड का होता है। ध्यान रहे कि पोर की साइज, जो फेनेस्ट्रा है इनकी साइज अल्ट्रा साइज है, इसीलिए यहां पर ब्लड का जो फिल्ट्रेशन हो रहा है इसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, इट इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एक बार आप इस पूरे स्ट्रक्चर को एक बार फिर से देख लीजिए। ये जो मालपीजियम कार्पसल्स में ब्लड कैपिलरी और बोमेन कैप्सूल का आपस का रिलेशनशिप है, इसमें एक तो ब्लड कैपिलरी एंडोथेलियम है। ब्लड कैपिलरी एंडोथेलियम की दीवार भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी है, परंतु यहाँ पर जो सेल्स हैं इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इन पोर्स को हम फेनेस्ट्रा कहते हैं। और जब कभी भी एपिथेलियम में फेनेस्ट्रा पाया जाए तो फिर इस प्रकार के एपिथेलियम को हम फेनेस्ट्रेटेड एपिथेलियम कहते हैं। और इसका दूसरा जो है ये बोमेन कैप्सूल की इनर वॉल है, दैट इज मेड अप ऑफ पोडोसाइट्स। इनमें स्पेशल फूट लाइक प्रोसेस है, पेडिसेल। क्वेश्चन ये भी आ चुका है कई बार कि पोडोसाइट्स कहां पर पाई जाती है। इन दोनों के बीच में कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। फेनेस्ट्रा से ब्लड निकलकर फिल्ट्रेशन स्लिट से पास होकर के कहां पर आकर कलेक्ट होता है, बोमेन कैप्सूल में कलेक्ट होता है। और जो यहां पर आकर कलेक्ट हो रहा है, हम इस चीज को क्या नाम देंगे, इसको बोलेंगे फिल्ट्रेट। लिक्विड दैट कलेक्ट्स आफ्टर फिल्ट्रेशन हियर इन बोमेन्स कैप्सूल, इट इज नोन एज फिल्ट्रेट। यहां तक की कहानी आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से ब्लड फिल्टर होकर यहां पर आकर कलेक्ट हो रहा है। ब्लड के फिल्ट्रेशन की मैकेनिज्म यूरिन फॉर्मेशन में समझाएंगे, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है किस काम के लिए, ये हमने आपको यहां पर बता दिया। तो यहां पर किसी भी प्रकार का आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ब्लड के फिल्ट्रेशन के बाद जो लिक्विड यहां पर बोमेन कैप्सूल में आकर कलेक्ट होता है, हम इसको क्या नाम देते हैं, इट इज नोन एज द फिल्ट्रेट। अब ये फिल्ट्रेट क्या है, इसका क्या कंपोजिशन है, इन सब पर हम आगे चर्चा करेंगे। इतनी सारी बात जानने के बाद अब हमको चलना है और नेफ्रॉन के जो सेकंड पार्ट की बात हम कर रहे हैं। मालपीजियम कार्पोसेल हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसके अगले कंपोनेंट का डिस्कशन की जो यहां से शुरू होता है आगे, उसको हम यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। तो अब हम नेफ्रॉन को एज ए होल एक कंप्लीट डायग्राम में देखने चल रहे हैं। यहां पर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन किसी प्रकार का आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप इनका आंसर ले सकते हैं। नाउ कम टू
द डिटेल्ड स्ट्रक्चर, अगर हम देखें कंप्लीट स्ट्रक्चर, अब फुल में हम देखेंगे कि नेफ्रॉन एज ए होल कैसा दिखाई देता है। नेफ्रॉन, दिस वन, यहां से देखिए तो ये efferent arteriole that comes here and this one is the efferent arteriole, और यहां पर ये ब्लड कैपिलरीज का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस वन इज नोन एज the efferent arteriole, this one is known as efferent arteriole, this one is known as glomerulus, this one is the Bowman's capsule, and here this one। अब अगर हम यहां से देखें तो ये यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके नीचे का सारा पार्ट जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं ये सभी यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल है, और ये मालपीजियन कार्बोसेल है। दिस वन इज पीसीटी, हम इनका फुल फॉर्म अभी लिखते हैं। This one is thick part of descending limb of Henle loop, and this one is the thin part of Henle loop, thin part of descending limb of Henle loop,
इसी तरह से इसको हम असेंडिंग लिम्ब बोलेंगे, थिक पार्ट ऑफ ascending limb of Henle loop. This one is known as DCT and this one is known as the collecting duct. और आगे से इसको हम डक्ट ऑफ बेलिनी बोलेंगे। डक्ट ऑफ बेलिनी, यहां से अगर हम देखें तो ये जो इफरेंट आर्टिरियोल है, ये इफरेंट आर्टिरियोल रिटर्न होकर के यहां पर इसके पैरेलल इस तरह से ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क बनाता है ऐसे। और यहां से फिर ये टर्मिनेट हो जाती है कैपिलरीज रीनल वेन्यूल में, और इस तरह से ये ट्यूब यहां से निकल रही है, जिसको हम बोलेंगे दिस ट्यूब इज नोन एज रीनल वेन्यूल। टर्म्स जो यहां पे लिखे गए हैं, इनमें से जो PCT है, दिस स्टैंड्स फॉर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस वन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल PCT। दूसरे को अगर हम देखें DCT, दिस वन इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एंड कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, दिस वन। और नीचे से डक्ट ऑफ बेलिनी। AA stands for afferent arteriole and EA stands for efferent arteriole। यहां तक का स्ट्रक्चर ये और ये पूरा स्ट्रक्चर जिसको कि हम माल्पीजियन कार्पसल कह रहे हैं, इसका डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था। और इसके आगे का जो डिस्कशन है ये यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल में अगर हम देखें तो दिस वन इज मोमेंट कैप्सूल का नेक पार्ट सीधे ओपन होता है किसमें, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये थोड़ा जिगजैग इस प्रकार कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होता है। आगे चल करके ये खुलता है किसमें, ये यू के आकार की ट्यूब होती है जिसे हमने यहां पर दिखाया है, इसको हम हेनले लूप कहते हैं। इसकी ट्यूब जो ये नीचे की तरफ आ रही है तो इसको डिसेंडिंग लिम्ब बोलते हैं, और ये जो ऊपर की तरफ चल रही है इसको हम असेंडिंग लिम्ब बोलते हैं। नाउ दिस इज हैविंग टू सेगमेंट, वन दैट इज थिक सेगमेंट एंड अदर इज थिन सेगमेंट। इसी प्रकार से ये इसका पोर्शन थिन है और ये थिक है। ध्यान रहे कि जो थिक पोर्शन होता है इसका इंटरनल डायमीटर उतना ही होता है जितना कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का होता है। यानी कहने का मतलब PCT की जो इंटरनल डायमीटर है इसका वही सेम कंटिन्यू रहता है किसमें, थिक पार्ट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप में। और इसी तरीके से यहां से जब हम आगे चलते हैं यू के आकार का ये हेनले लूप, तो ये आगे चल करके थिक पार्ट में खुलता है और यहीं से ये डिसेंडिंग लिम्ब इसमें डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ले जाता है। तो जो इंटरनल डायमीटर होता है इसका और इसका इन दोनों का सिमिलर होता है, यानी कि PCT और DCT इन दोनों का जो इंटरनल डायमीटर होता है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, बट द डिफरेंस इज रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियम। यहां पर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये जो है ये इट इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। हम इन पर चर्चा भी करेंगे एक एक करके। पहले यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में